हेलो फ्रेंड्स, पंकज भारद्वाज यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। केमिकल काइनेटिक्स के 9th लेक्चर में आपके सामने हूँ, जिसमें आज मैं बात करने वाला हूँ रिएक्शन मैकेनिज्म की। हम देखेंगे रिएक्शन कितने टाइप्स की होती हैं और उन दोनों टाइप्स के एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की भी हम स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म की। रिएक्शन मैकेनिज्म इज एन इंटेलिजेंट गैस which is based on different step of a reaction which leads to the formation of product. The whole scenario is called as reaction mechanism. Reaction mechanism different steps की study है जिसके थ्रू reactant product में convert होता है, और on the basis of mechanism reactions are of two types. One is elementary reactions and another is complex reactions. रिएक्शन मैकेनिज्म के बेस पर हम रिएक्शंस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं हम सिंपल रिएक्शंस या एलिमेंट्री रिएक्शंस, और दूसरे को बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। आइए हम बात करते हैं पहले एलिमेंट्री रिएक्शंस की। रिएक्शंस इन विच ओनली वन स्टेप इज इन्वॉल्व्ड एंड ऑब्वियसली द स्टेप मस्ट बी आरडीएस और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ऐसी रिएक्शन जो एक ही स्टेप में पूरी हो जाती हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं और तुरंत प्रोडक्ट बन जाता है, ऐसी रिएक्शंस को हम सिंपल रिएक्शंस या एलिमेंट्री रिएक्शंस कहते हैं। आइए देखें, सपोज ए ने प्रोडक्ट दिया, एक ही स्टेप है तो ये आरडीएस भी होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो मोलिकुलरिटी 1 है। मोलिकुलरिटी एक टर्म आई, उसका मीनिंग क्या है देखिए, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स विच कोलाइड टू गिव ट्रांजिशन स्टेट विच रिजल्ट्स इनटू द प्रोडक्ट। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का वो नंबर जो आपस में कोलाइड करें और उससे एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाए, उन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के नंबर को उस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी कहा जाता है। जहां तक ऑर्डर का सवाल है, ये हम बहुत पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द पावर टर्म ऑफ कंसंट्रेशन विच अपीयर्स इन रेट लो एक्सप्रेशन ऑफ अ रिएक्शन। जब रिएक्शन का रेट लो एक्सप्रेशन लिखा जाता है, रेट इज इक्वल टू के इंटू समथिंग, तो जो समथिंग वाली टर्म है उसमें कंसंट्रेशन की जो भी पावर टर्म्स आती हैं उनका जो समेशन है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अगर मैं एलिमेंट्री रिएक्शंस की बात करता हूं तो एलिमेंट्री रिएक्शन में जो मोलिकुलरिटी होती है और वही क्या होता है? ऑर्डर भी होता है। तो इस रिएक्शन की बात की तो मोलिकुलरिटी तो दिख रही है आपको 1, सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो वही स्टेप इसका आरडीएस है, और रेट लो एक्सप्रेशन भी आप इसको देख के डायरेक्ट बना सकते हो, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर 1, और क्योंकि ए की पावर 1 आ रही है तो इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल देखिए, सेकंड एग्जांपल में 2A गिव्स प्रोडक्ट, ये स्टेप आरडीएस ही होगा, तो इसको देखते ही पता लगी मोलिकुलरिटी कितनी है? 2 है, और इसी के बेस पर अगर मैं रेट लो एक्सप्रेशन बनाऊंगा तो रेट इज इक्वल टू ए के ए की पावर 2, तो इसका ऑर्डर भी कितना होगा? 2 हो जाएगा। ऐसे रिएक्शंस को जिसकी मोलिकुलरिटी 1 होती है उनको बोलते हैं बेटे यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शंस जिनकी मोलिकुलरिटी 1 होती है उनको बोलते हैं यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शन जिनकी मोलिकुलरिटी 2 होती है उन्हें बोलते हैं बाई मोलिकुलर रिएक्शंस। और आइए देखिए, इसमें मोलिकुलरिटी कितने मोलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं? 3, तो मोलिकुलरिटी 3 है, और क्योंकि ये स्टेप आरडीएस है, आरडीएस या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या स्लोएस्ट स्टेप को देखकर हम बड़े आराम से किसी भी रिएक्शन का रेट लो एक्सप्रेशन बना सकते हैं। अगर ये स्टेप आरडीएस है तो मैं इसी को रेट लो एक्सप्रेशन में यूज करूंगा, ए की पावर 2 और बी की पावर 1, तो इसकी मोलिकुलरिटी भी 3 है और ऑर्डर भी क्या है इसका? 3 है। तो ऐसे रिएक्शन जो एक ही स्टेप में पूरी हो जाती हैं, पहली बात। दूसरी बात, जिनकी मोलिकुलरिटी और ऑर्डर बराबर होते हैं, ऐसे रिएक्शंस को हम सिंपल रिएक्शंस या एलिमेंट्री रिएक्शंस कहते हैं। थर्ड पॉइंट में डिस्कस करूंगा इसके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को लेकर। मान लीजिए मुझे किसी एलिमेंट्री रिएक्शन का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाना है, तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें आती हैं, आइए हम सीखते हैं। अगर कोई रिएक्शन एक ही स्टेप में पूरी हो रही है, अगर कोई रिएक्शन एक ही स्टेप में पूरी हो रही है तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि उसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, सपोज बच्चों ए रिएक्टेंट है और बी प्रोडक्ट है, तो क्या होगा? अगर मैं इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाऊंगा तो वाई एक्सिस पे तो आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी और एक्स एक्सिस पे आ रहा है रिएक्शन इंटरमीडिएट, सॉरी रिएक्शन प्रोग्रेस। एक्स एक्सिस पे आता है रिएक्शन प्रोग्रेस। तो अगर मान लीजिए मैं किसी एक्सोथर्मिक रिएक्शन की स्टडी कर रहा हूं,
तो क्या होगा, तो इस तरह का एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आपको दिखाई देता है। तो इस तरह के एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में ये जो पार्ट होता है रिएक्टेंट के लिए होता है, सपोज रिएक्टेंट ए है, और ये जो पार्ट होता है वो प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड है। अगर मैं यहां से लेकर यहां तक का एनर्जी गैप की बात करता हूं, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। इस पॉइंट पर जो हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी की स्पीशीज होती है उसको बोलते हैं बेटे ट्रांजिशन स्टेट। तो एलिमेंट्री रिएक्शंस या सिंगल स्टेप रिएक्शंस में, क्योंकि ये सिंगल स्टेप रिएक्शंस है, किसी भी रिएक्शन के जो स्टेप होते हैं वो इस तरह के हम्प से पता लगते हैं, यानी कि इसके अंदर एक ही एनर्जी का हम्प होगा, एक। दूसरी बात, इसमें एक होगी ट्रांजिशन स्टेट, पर इंटरमीडिएट नहीं बनता इसमें। याद रखिएगा, इंटरमीडिएट का बनना कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की खासियत होती है। तो अगर एक स्टेप में रिएक्शन हो रही तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सीधे सीधे कन्वर्ट हो रहे प्रोडक्ट में, तो एक तो बनती है ट्रांजिशन स्टेट और इसमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता। तो जब भी हम एलिमेंट्री रिएक्शंस की बात करेंगे, एनर्जी हम एक आएगा, एक ट्रांजिशन स्टेट आएगी और जीरो इंटरमीडिएट आएगा। ये तीन इंपॉर्टेंट बातें हमें एलिमेंट्री रिएक्शंस के बारे में याद रखनी है। पहली बात, इसके अंदर एक ही स्टेप होता है। दूसरी बात, मोलिकुलैरिटी और ऑर्डर बराबर होते हैं। और तीसरी बात, इसके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में एक ही हम्प आता है, यानी कि इसमें एक ही ट्रांजिशन स्टेट बनती है लेकिन एक भी इंटरमीडिएट नहीं बनता, क्योंकि जो इंटरमीडिएट का नंबर होता है, आगे आएगा अभी, ये होता है ट्रांजिशन स्टेट -1। तो किसी रिएक्शन में जितनी ट्रांजिशन स्टेट बनती है उससे एक कम होता है इंटरमीडिएट। तो ट्रांजिशन स्टेट अगर एक बनेगी तो 1 - 1 0, तो इन रिएक्शंस में इंटरमीडिएट नहीं बनते। तो आप एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, ऐसी रिएक्शन जिनमें इंटरमीडिएट नहीं बनते वो एलिमेंट्री रिएक्शंस होती है, और जिनमें एक या एक से ज्यादा इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है उनको हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कहते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस व्हिच कंप्लीट इन मोर देन वन स्टेप्स। ऐसी रिएक्शंस जो एक से ज्यादा स्टेप में पूरी होती हैं उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो जो बी पार्ट है वो है आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। ऐसी रिएक्शंस जो एक से ज्यादा स्टेप में पूरी होती हैं उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, उन रिएक्शंस को हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस बोलते हैं। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का पहला फीचर क्या होगा, मोर देन वन स्टेप्स, मोर देन वन स्टेप्स, एक से ज्यादा स्टेप होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसके अंदर हमेशा रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा ही बनेगा। इनके अंदर हमेशा एक रिएक्टेंट इंटरमीडिएट बनता है, और जो रेट लो एक्सप्रेशन लिखा जाता है, आपको पता है इसमें कई सारे स्टेप होंगे, तो रेट लो एक्सप्रेशन जो लिखा जाता है वो आरडीएस को देख के लिखा जाता है, जिसको बोलते हैं हम स्लोएस्ट स्टेप या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। वहां क्या था, एक ही स्टेप में पूरी हो रही थी, यहां क्या है, मल्टीपल स्टेप्स में पूरी होगी। वहां मोलिकुलैरिटी ऑर्डर के बराबर थी, यहां हर स्टेप की अपनी अपनी एक मोलिकुलैरिटी होती है। मोलिकुलैरिटी ऑफ ईच स्टेप इज डिफरेंट, hence overall molecularity is not defined, overall molecularity is not defined। इस पॉइंट को अपन समझते हैं। देखिए, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से ये चीजें आपकी क्लियर होंगी। सपोज मैं आपके सामने कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाता हूं तो ये वाला पॉइंट आपको समझा पाऊंगा। सपोज एक एग्जांपल से करें, पहले मेरे पास एक रिएक्शन है जिसमें मैं ए से A+B मिलके बना रहा हूं E। ये तो नेट रिएक्शन है बेटे। इसका फर्स्ट स्टेप दिया हुआ है, A और B ने मिलके एक इंटरमीडिएट बनाया C। इसका सेकंड स्टेप दिया हुआ है, C ने बनाया D, और लास्ट स्टेप दिया हुआ है जब D प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो ये स्टेप 1 है, ये स्टेप सेकंड है, और ये तीसरे वाला स्टेप थर्ड है।
अगर मैं इस स्टेप की मोलिकुलरिटी पूछता हूं तो आएगी 2, सॉरी पहले स्टेप की मोलिकुलरिटी कितनी आएगी 2, दूसरे स्टेप की मोलिकुलरिटी कितनी आएगी 1, और तीसरे स्टेप की भी मोलिकुलरिटी कितनी आएगी 1। ये तीनों के तीनों एलिमेंट्री स्टेप्स माने जाते हैं। तो ओवरऑल रिएक्शन अगर 3 स्टेप में पूरी होती है, हर स्टेप की अपनी अपनी मोलिकुलरिटी होगी, तो यहां पे 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 2, एक ही मॉलिक्यूल है तो एक ही मॉलिक्यूल है तो एक। याद रखिएगा इस पूरे रिएक्शन की मोलिकुलरिटी आप ऐसे नहीं कर सकते। कई बच्चे क्या कर देते हैं 2 + 1 + 1 = 4, ऐसा आप नहीं कर सकते। इसके लिए आप क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मोलिकुलरिटी के बारे में मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा नॉट डिफाइंड। मैं क्या बोलूंगा, नॉट डिफाइंड। इस स्टेप की, इस तरह की रिएक्शंस की मोलिकुलरिटी डिफाइन नहीं होती, क्योंकि हर स्टेप की अपनी अपनी मोलिकुलरिटी होती है। तो ये मैंने पॉइंट लिखवाया, मोलिकुलरिटी ऑफ ईच स्टेप इज डिफाइंड, हेंस ओवरऑल मोलिकुलरिटी इज नॉट डिफाइंड। जब भी आपसे कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन देके पूछे इसकी मोलिकुलरिटी दो, तो इसका आंसर होगा नॉट डिफाइंड। हम डिफाइन नहीं कर सकते। हाँ, हर स्टेप की मोलिकुलरिटी हम डिफाइन कर सकते हैं, और ये भी नहीं कर सकते कि हम सब स्टेप की मोलिकुलरिटी को जोड़ दें और नेट मोलिकुलरिटी निकाल लें। ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मोलिकुलरिटी का मीनिंग आप समझ चुके हो। कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की कोलिजन से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, उसको बोलते हैं मोलिकुलरिटी। तो हर स्टेप की अपनी अपनी मोलिकुलरिटी होती है, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मोलिकुलरिटी को डिफाइन नहीं कर सकते। जहां तक कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम का सवाल है, उसकी मैं बात करना चाह रहा हूं आपसे। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम अगर मैं बना के दूं आपको, तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा एक केस बनने वाला है। सपोज मैंने रिएक्शन लिखी, ए और बी मिलके बना रहे ई, और मान लीजिए कि ये रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो अगर मैं इसका एनर्जी प्रोफाइल बताऊं, और आपको चलो एनर्जी प्रोफाइल खुद ही बनाना सिखा दूं, अगर मैं मान लीजिए स्टेप 1 है ए और बी के मिलने से सी का बनना, ये स्टेप 1 है, और मान लीजिए यही स्टेप इसका आरडीएस है। स्टेप नंबर 2 मैंने आपको बताया सी से बन रहा है डी, और ये स्टेप इसका फास्ट है। स्टेप नंबर 3 में मैंने आपको बताया डी कन्वर्ट होकर आपका प्रोडक्ट दे रहा है, तो आपको ये भी स्टेप फास्ट है। जब भी किसी रिएक्शन में एक से ज्यादा स्टेप होते हैं, तो जो सबसे स्लो स्टेप होता है, इसको बोलते हैं स्लोएस्ट स्टेप, इसी को बोलते हैं आरडीएस। याद रखिएगा, स्लोवेस्ट स्टेप। किसी भी रिएक्शन में अगर एक से ज्यादा स्टेप हैं, तो उनमें जो सबसे धीरे स्टेप होता है उसको हम आरडीएस या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं, और उसके कंपैरेटिवली ये भी फास्ट है और ये भी क्या है, फास्ट है। आपको पता है ये दोनों तो रिएक्टेंट हैं, और ये आपका क्या है, प्रोडक्ट है। और जब भी हम रिएक्शन मैकेनिज्म स्टडी करते हैं, रिएक्शन को जब हम ऐड करते हैं, तो नेट रिएक्शन आ जाती है। सारे स्टेप को अगर मैं जोड़ूंगा, आप देख पा रहे हैं नेट रिएक्शन वही आ गई है जो आपको मैंने स्टार्टिंग में दी थी। तो जब भी किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मैकेनिज्म स्टडी की जाती है, तो इसमें मान लीजिए 3 स्टेप हैं, 1 2 3, उनमें से एक तो आरडीएस है, स्लो स्टेप होगा, कोई भी दे रखा होगा। अब मैंने इसको फर्स्ट को स्लोएस्ट मान लिया, ये दोनों स्टेप कंपैरेटिवली फास्टर हैं। इन सबको जोड़ूंगा तो नेट रिएक्शन मेरी ओवरऑल रिएक्शन के बराबर आएगी। इस चीज को मैं अगर ग्राफिकली शो करूं, अगर इस चीज को मैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के थ्रू शो करूं, तो कैसे बनेगा डायग्राम, आइए अपन देखते हैं। इसी के अंदर मैं बता देता हूं आपको। तो इसकी खास खास बातें आपको याद रखनी है बच्चों। डेल्टा एच इसका नेगेटिव है, याद रखिएगा, मैं ऊपर लिख देता हूं, डेल्टा एच नेगेटिव है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये मैंने प्रोफाइल डायग्राम बनाने के लिए बनाया यहां पर, है ना। ये लिख रहा हूं मैं रिएक्शन प्रोसीड, रिएक्शन आगे जा रही है, एक्स एक्सिस पे लिखा मैंने, और यहां है पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग स्पीशीज की। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में एक बात आप सीख लीजिए कि जिस स्पीशीज की पोटेंशियल एनर्जी कम होगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और जिसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। आइए, अगर मैं इस रिएक्शन का, जो कि मैं ऊपर लिख रहा हूं, एनर्जी प्रोफाइल आपको बताऊं, जिसके स्टेप्स आपके सामने हैं, और मैं बता चुका हूं कि कौन सा स्टेप स्लोएस्ट है, तो क्योंकि रिएक्शन आपकी एंडोथर्मिक है, तो मैं शुरू तो ऊंचाई से करूंगा और खत्म करूंगा नीचे आके।
ये आप सीख लीजिए। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होती है बेटे, प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है, तो ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट की एनर्जी कम होती है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होती है, तो ऊपर की तरफ जाते हैं। तो ये बात आप अभी याद रख लीजिएगा। अब ए और बी ने मिलकर ई बनाया, तो ये जो लाइन है तो रिएक्टेंट की लाइन है, रिएक्टेंट होते हैं ए प्लस बी, और ये जो लाइन है एनर्जी लाइन, तो क्या बोलूं, एनर्जी बोलूं, एनर्जी ई की है। अब ये जो रिएक्शन प्रोसीड हुई, तो पहला स्टेप स्लोएस्ट स्टेप है। स्लोएस्ट स्टेप वो स्टेप होता है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, यानी कि जिस स्टेप को करने में सबसे ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, जोर लगाना पड़ेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, स्लोएस्ट स्टेप। तो स्लोएस्ट स्टेप की पहचान क्या होती है डायग्राम में, कि इसका एनर्जी प्रोफाइल हम्प जो होता है, हम्प बोलता हूं जिसको, वो सबसे बड़ा आता है। तो पहले स्टेप का हम सबसे बड़ा बनाना है आपको, पहले स्टेप का हम सबसे बड़ा बनाना, ये मैंने बनाया, ये आपका सेकेंड स्टेप, और ये मान लीजिए आपका थर्ड स्टेप। तो किसी भी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में जितने हम्प होते हैं उतने ही स्टेप्स होते हैं, और जितने स्टेप्स होते हैं उतने ही ट्रांजिशन स्टेट्स भी होती हैं। ध्यान से सुनिएगा। तो ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, ये इंटरमीडिएट्स का है, और ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, और ये जो पॉइंट है, ये ट्रांजिशन स्टेट के पॉइंट होते हैं। मैं लिख देता हूं, इसको बोल देता हूं ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट, इसको बोल देता हूं ट्रांजिशन स्टेट सेकंड, और इसको बोल देता हूं ट्रांजिशन स्टेट थर्ड। ये है फर्स्ट इंटरमीडिएट, इसको I1 बोल देता हूं, और ये सेकंड इंटरमीडिएट I2। तो आप कई चीजें इसमें नोट कर सकते हैं। पहली चीज आप इसमें नोट करेंगे कि, फर्स्ट चीज आप इसमें नोट करेंगे कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, इसलिए रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है और प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी कम है, पहली पॉइंट। दूसरी बात, क्योंकि ये 3 स्टेप में पूरी होती है, तो इसमें 3 हम्प्स आपको दिखाई देंगे, 3 पहाड़ आपको दिखाई, 1 2 3, जितने स्टेप में रिएक्शन पूरी होती है उतने ही हम्प आपको दिखाई देते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जितने स्टेप्स होते हैं बेटा उतनी ही ट्रांजिशन स्टेट्स भी होती। तो आपके सामने फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट, सेकंड ट्रांजिशन स्टेट, थर्ड ट्रांजिशन स्टेट। और अभी मैंने बोला थोड़ी देर पहले आपको कि ट्रांजिशन स्टेट से 2 कम रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं, 1 कम रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं। तो 3 में से 1 कम 2, ये रहे पहला इंटरमीडिएट और दूसरा इंटरमीडिएट। चौथी बात मैंने, पांचवी बात क्या बोली, कि जिस स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी जितनी हाई होगी, हाईएस्ट होगी सॉरी, वो स्टेप क्या कहलाता है, वो स्टेप इसका आरडीएस कहलाता है। और एक्टिव एनर्जी के बारे में बताऊं आपको, ये जो हम्प की हाइट है ना बेटे, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये फर्स्ट स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी है, ये सेकंड स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी है, E2 कर देता हूं, और ये थर्ड स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी है, इसको E3 कर देता हूं। तीनों स्टेप्स की अपनी अपनी एक्टिवेशन एनर्जीज हैं। तो 6 पॉइंट अगर मैं कंपेयर करूं, अगर मैं 6 पॉइंट कंपेयर करूं, कहां लिखूं 6 पॉइंट, 6 पॉइंट में लिख देता हूं ऊपर। अगर मैं 6 पॉइंट कंपेयर करूं तो आप देख पा रहे हो E1 का मैग्नीट्यूड E2 से ज्यादा है, और E2 का मैग्नीट्यूड E3 से ज्यादा है। जिस स्टेप की E जितनी ज्यादा होती है उतना स्लो होता है। तो अगर मैं स्टेप्स को स्लो टू फास्ट अरेंज करूं तो सबसे स्लो स्टेप फर्स्ट है, फिर सेकंड है, और फिर स्टेप क्या है, थर्ड है। ये आपका 7th पॉइंट हो जाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं इंटरमीडिएट की बात करूं तो I1 की एनर्जी ज्यादा है पोटेंशियल एनर्जी, और I2 की कम है। तो I2 की जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा है I1 से, क्योंकि I2 की पोटेंशियल एनर्जी कम है और I1 की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। और लास्ट 9वां पॉइंट, ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी की बात करूं, सबसे कम स्टेबल है TS1, उसके बाद TS2, उसके बाद TS3, क्योंकि TS1 सबसे ऊंचाई पर है, फिर TS2 है और फिर TS3 है। तो इस तरह से टोटल 9 पॉइंट्स मैंने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए बता दिए। दोबारा देखिए, ऐसे रिएक्शन जो एक से ज्यादा स्टेप में पूरी होती है उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। अब एक से ज्यादा जो स्टेप हैं उनमें जो सबसे स्लो स्टेप होता है उसको हम बोलते हैं आरडीएस। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जितने स्टेप्स होते हैं उतनी उस हर स्टेप की अपनी अपनी मोलिकुलैरिटी भी होती है। जैसे इसके अंदर अगर मोलिकुलैरिटी निकालो तो पहले स्टेप की मोलिकुलैरिटी 2 है, दूसरे स्टेप की मोलिकुलैरिटी 1 है,
और तीसरे स्टेप की मोलिकुलरिटी भी 1 है। चौथी इंपॉर्टेंट बात, जितने स्टेप होते हैं उतने ही हम्प मिलते हैं। नेक्स्ट, जितने हम्प होते हैं उतनी ही ट्रांजिशन स्टेट्स होती है। नेक्स्ट, जितनी ट्रांजिशन स्टेट होती है उससे एक कम इंटरमीडिएट होता है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा और प्रोडक्ट की एनर्जी कम, इसलिए इन दोनों का जो गैप होता है ना बेटे, इसी की सीध में है ना ये, इसी को ही इस रिएक्शन की एंथैल्पी बोलते हैं, जिसको डेल्टा एच नेगेटिव से मैं शो करता हूं। तो इतने पॉइंट्स आपको, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, इसमें 3 हम्प्स हैं, 3 ट्रांजिशन स्टेट्स हैं, एक कम यानी कि 2 इंटरमीडिएट हैं, EA1 हाईएस्ट है, ये RDS है। फिर छठा पॉइंट, EA1 इज ग्रेटर देन EA2 इज ग्रेटर देन EA3, इससे पता लगा फर्स्ट स्टेप सबसे स्लो है, फिर उससे फास्ट सेकंड, फिर उससे फास्ट थर्ड। 8th पॉइंट में मैंने पता लगाया I2 नीचे आ रहा I1 से, तो ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट I2 है I1 से। और लास्ट में मैंने पता लगाया कि ट्रांजिशन स्टेट 1 की एनर्जी ज्यादा है 2, 3 से, तो सबसे स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। तो इतनी चीजें हमें कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में पता होनी चाहिए। ये आपकी आज की क्लास है। अगली क्लास में मैं आपको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में अलग अलग टाइप की रिएक्शंस के रेट लो एक्सप्रेशन निकालना सिखाऊंगा। तब तक आप इसको देखिए, सीखिए। चैनल, अगर आपको केमिस्ट्री आपकी इंप्रूव हो रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।